स्वागत है आप सबका एमसीक्यू क्लासेस पर। इस क्लास में हम वर्ग 10 फिजिक्स के सभी चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उन्हें करेंगे। इस क्लास में आसान प्रश्नों के साथ, जैसे ये वाला प्रश्न आसान है तो आसान प्रश्नों के साथ जो कठिन प्रश्न है और मध्यम क्रम का प्रश्न है जिसका संभावना परीक्षा में आने का अधिक होता है वह भी प्रश्न करेंगे हम लोग। चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं क्या कहलाता है। तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में कह देगा तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूछ देगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। यह भी प्रश्न यदि पूछ दे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्य। जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, यह सब प्रकाश का किस प्रकार का स्रोत है? मानव निर्मित स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोमबत्ती, लैंप, दिया प्रकाश के किस प्रकार का स्रोत है? तो यह मोमबत्ती, लैंप वगैरह प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है लालटेन लैंप में संचित किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। प्रश्न संख्या 5, बिजली के बल्ब, टॉर्च बिजली के बल्ब में और टॉर्च में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो वहां पर विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। और जिसका जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रदीप्त है? तो जिसका अपना प्रकाश नहीं है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर चारों ओर विकिरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे वायुमंडल में उपस्थित जो भी धूल कण, जलवाष्प, गैस के जो भी छोटे छोटे अणु मौजूद हैं उससे प्रकाश टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही एक कमरा में सीधे प्रकाश नहीं आते हुए भी हम कमरा में स्थित वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, दिन में हम ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता। तो यह किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। 11 देख लिया जाए। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए किरण हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। किरणपुंज कितना तरह का होता है? 3 तरह के। एक हो जाएगा अपसारी, अभिसारी और तीसरा हो जाएगा समांतर किरणपुंज। अपसारी कैसा किरणपुंज होता है कि अपसारी एक बिंदु से निकलकर 4 अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उस किरण को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी में क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। इस तरह के किरणपुंज को अभिसारी कहा जाता है। और समानांतर किरणपुंज बिना एक दूसरे को काटे समानांतर चलते रहती है, इसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मुख्य रूप से किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। तो एक बिंदु से निकलकर फैल जाते हैं, ये वाला कौन किरणपुंज का उदाहरण है? अपसारी।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी किरणपुंज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सूर्य से अधिक यानी बहुत अधिक दूरी से आने वाले प्रकाश के किरणपुंज को क्या कहा जाता है। जो सूर्य या अधिक दूरी से किरणपुंज आती है उस किरणपुंज को क्या कहा जाता है। तो उस किरणपुंज सामान्यतः समानांतर किरणपुंज का उदाहरण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, अभिसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणों के बीच दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले देख लिया कि अभिसारी क्या होता है। अभिसारी किरणपुंज आकर एक बिंदु पर मिलती है। तो अभिसारी किरणपुंज में क्या हो रहा है, दूरी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है दूरी इसका कम होते जा रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा कि किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। तो प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहेंगे। जिससे प्रकाश आसानी से पार ना करे, कुछ अंश ही उस तरफ जा पाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पारभासी कहेंगे। जैसे घिसा हुआ शीशा किस तरह का उदाहरण हो जाएगा, पारभासी का। जैसे तेलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, पारभासी का हो जाएगा। अपारदर्शी मतलब क्या होता है कि जिससे होकर प्रकाश पार ही न कर पाए, वह कौन सा हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। तो पारभासी पदार्थ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 की तरफ चलते हैं कि लकड़ी, लोहा, पत्थर ये सब किस प्रकार का उदाहरण है, अपारदर्शी हो जाएगा क्योंकि इससे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, समतल दर्पण बनाने के लिए कांच की समतल प्लेट पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का। 21 देख लिया जाए प्रश्न, चांदी की पतली परत की सुरक्षा के लिए उस पर किस रंग का पेंट चढ़ाया जाता है। तो उस पर लाल या गहरा रंग का पेंट चढ़ाया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 22 कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण आरेख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि परावर्तन के नियमानुसार समतल दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को क्या कहा जाता है। जो समतल दर्पण सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समतल पर पड़ने के बाद जाने वाली किरण को क्या हम लोग कहते हैं, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर किरण टकराती है समतल सतह के जिस बिंदु पर, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो एक लंब डाला जाता है, आपतन बिंदु पर सतह से जो लंब डाला जाता है उसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी, आपतित किरण। 24 नंबर प्रश्न देखा जाए कि परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है। तो परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, देख लिया जाए। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। तो लंबवत जब भी आपतित होगा, लंबवत जो कोई किरण आपतित होगा तो उसी पथ पर क्या होगा, लंबवत वापस भी हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहे आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो अभिलंब भी 90 डिग्री पर, आपतन कोण भी, आपतित किरण भी 90 डिग्री पर है, तो दोनों के बीच अंतर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखा जाए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरणों का परावर्तन कोण का मान, परावर्तन के बाद प्रश्न देख लिया जाए फिर से कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, तो लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या करेगी, उसी पथ पर वापस हो जाएगी। तो लंबवत जब पड़ रही है तो उसी कोण से
लंबवत वापस भी जाएगी तो उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। ये वास्तविक प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह हमेशा सीधा होता है, तो सीधा कौन सा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तव इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29। किरण आरेख में आभासी प्रतिबिंब को किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाया जाता है? तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसे टूटी रेखाओं के साथ दर्शाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या संबंध है? 30 नंबर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण में चूंकि देख लिया जाए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का खासियत होता है कि जितना साइज का प्रतिबिंब होता है उतना ही साइज, जितना साइज का वस्तु होता है उतना ही साइज का प्रतिबिंब भी होता है। जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई भी बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का क्या अर्थ है? पार्श्व परिवर्तन का क्या अर्थ है? जैसे समतल दर्पण में जब कोई व्यक्ति देखता है तो पार्श्विक रूप से उसे उल्टा दिखाई देता है। पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देने का अर्थ है कि जो दाहिना हाथ है समतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा? दाहिना हाथ बाएं तरफ दिखाई देगा, और बायां हाथ जो है किस तरफ दिखाई देगा? बायां हाथ जो है वह दाहिने तरफ दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का बी, प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग दिखाना। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा काल्पनिक बनता है, या काल्पनिक बनेगा तो ऑटोमेटिक कैसा बनेगा? सीधा बनता है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का विशेषता देख लिया जाए। पहला नंबर, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और वस्तु जितना दूरी पर होता है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है, दर्पण से उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33। गोलीय दर्पण प्रायः किसके एक भाग गोलीय दर्पण प्रायः किसके एक भाग का टुकड़ा होता है? तो गोलीय दर्पण सामान्यतः एक खोखला गोला का ही भाग होता है, तो 33 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 34 की तरफ। जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रजतित किया जाता है और भीतरी सतह परावर्तक होती है, वह कौन सा होता है? तो गोलीय दर्पण में यदि बाहरी सतह रजतित किया जाए तो वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो 34 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह भी प्रश्न दे देगा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस उत्तल का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। 36 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता
केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है? तो मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे ये ध्रुव हुआ और ये वक्रता केंद्र हुआ है, इसको मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। और यदि प्रश्न पूछ दे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच दूरी को क्या कहते हैं? इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो f और r में क्या संबंध है? तो क्या होता है? f बराबर r/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण का आवर्धन m, आवर्धन कितना होता है? गोलीय दर्पण का आवर्धन बराबर होता है -b/u। यदि ऊंचाई के क्रम में पूछ दे तो क्या हो जाएगा? hi/ho। i मतलब क्या होता है? इमेज का हाइट, और o मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। और एक आवर्धन से संबंधित समझ लिया जाए कि जिस वस्तु का आवर्धन धनात्मक होता है, जैसे प्लस में जिसका आवर्धन होगा वह वस्तु क्या होगा? सीधा होगा। जब सीधा होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब ऑटोमेटिक काल्पनिक हो जाएगा। यदि आवर्धन m यदि ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक होने का मतलब कि वस्तु क्या होगा? उल्टा होगा। जब वस्तु उल्टा होगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएगा? उल्टा के साथ वास्तविक लगता है, तो प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि कोई किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह किस पथ से गुजरेगी? तो वक्रता केंद्र C की तरफ आपतित होने वाली किरण पुनः उसी पथ पर वापस हो जाती है। जैसे यह दर्पण हुआ, यह C हुआ, तो C के दिशा में आने वाली किरण पुनः उसी पथ पर क्या होती है? पुनः उसी पथ पर वापस हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव और F के बीच यदि स्थित हो, यानी कहीं पर F और P के बीच में कहीं पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये वाला है कि दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 की तरफ कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के F पर रखने पर, फोकस पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। वक्रता केंद्र पर यदि किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और यदि वस्तु को हम इसके बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42। दाढ़ी बनाने के लिए, यानी दाढ़ी बनाने के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस के अंदर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो टॉर्च के वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। देख लिया जाए अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में यदि हम बल्ब को F पर रखते हैं तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो दूर तक जाएगी। इस वजह से सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44। डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गले, दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस के अंदर यदि कोई वस्तु रखते हैं
तो अवतल दर्पण के फोकस के अंदर यदि कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ा क्षेत्र को एक छोटा प्रतिबिंब के रूप में दर्शा देता है। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ कि नई निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? तो सभी दूरियां जो है ध्रुव P से मापा जाता है। बाईं तरफ का दूरी ऋणात्मक होता है, दाहिने तरफ का दूरी धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष के ऊपर का दूरी ऊंचाई जो होता है वह धनात्मक होता है और नीचे वाला दूरी क्या होता है? मुख्य अक्ष के ऋणात्मक होता है। यही चिन्ह परिपाटी है। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। 48 नंबर प्रश्न चल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है? तो कह रहा है कि किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही प्राप्त होता है। तो सिर्फ सीधा कौन कौन सा दर्पण में प्राप्त होता है? तो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों प्राप्त होता है। समतल दर्पण में केवल सीधा प्राप्त होता है और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। उत्तल में सीधा प्राप्त होता है तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है किसी भी दूरी पर रखने पर। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछ देता कि किसी भी दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा, सदैव सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो उस स्थिति में कौन सा हो जाता? उत्तल दर्पण हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा वहां पर प्रकाश का चाल ऑटोमेटिक अधिक होगा। तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 के बराबर होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का चाल निर्वात में सर्वाधिक कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 50। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। आवर्धन कितना होता है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का? 1 के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 की तरफ। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो समतल दर्पण में यदि एक अभिसारी किरण पुंज आपतित होता है तो वह उसका परावर्तन कैसा होगा? अपसारी के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होगा तो प्लस होगा, +1 हो जाएगा। -1 किस परिस्थिति में होगा? जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो उल्टा बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में बनता नहीं है। वह कहाँ पर किस कंडीशन में हो जाएगा? अवतल दर्पण में -1 का कंडीशन बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु का, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु कहाँ स्थित है? तो वस्तु कहाँ स्थित होगा तो आभासी बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर प्रश्न देखा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, वास्तविक हमेशा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखा जाए। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आवर्धन यदि ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा जब बनेगा तो उल्टा के साथ क्या लगता है? तो उल्टा के साथ वास्तविक। उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब आवर्धन यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक है तो वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 59 कह रहा कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु का दूरी ली जाती है। तो वस्तु को दर्पण के हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। कोई भी दर्पण हो उसे उस दर्पण में वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे। और ध्रुव से बाईं तरफ वाला दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 61 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र। 63 नंबर प्रश्न देखा जाए कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा भी होता प्राप्त होता है, बराबर भी प्राप्त होता है और बड़ा भी प्राप्त होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हमेशा बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 64 नंबर प्रश्न देखा जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 65 यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो निचला आधा भाग टूट जाने पर प्रतिबिंब थोड़ा सा धुंधला बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम तौर बनेगा, यानी थोड़ा सा धुंधला बनेगा। प्रश्न संख्या 66 फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो देख लिया जाए, अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु F पर आता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, अनंत पर बनता है। और जब कोई वस्तु P पर होता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो अनंत से 1 तक आ रहा है, तो आवर्धन क्या हो रहा है, घट रहा। तो आवर्धन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है। 66 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। 66 नंबर प्रश्न 65 क्या, फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान घटेगा। चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कौना कौना दर्पण में, अवतल दर्पण में तो तीनों तरह का बनता है, सीधा उल्टा दोनों बनता है। उत्तल में हमेशा सीधा बनेगा, समतल में हमेशा सीधा बनेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल दोनों। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, क्योंकि आवर्धन होता है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात। जब समान राशि का अनुपात होता है तो ऊंचाई का मीटर और मीटर दोनों कट के क्या हो जाएगा, मात्रक हीन हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, इनमें से कोई नहीं क्या होता है, मात्रक हीन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 69 की निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या है। सी कितना दिया है, आर कितना दिया है, आर दिया है 32 सेंटीमीटर। तो एफ कह रहा है निकालने के लिए, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, 32/2 बराबर 16। 16 तो आ गया, लेकिन प्रश्न में दिया है -16 + 16 दोनों दिया है। तो देख लिया जाए कि दर्पण कौन सा दे रहा है, दर्पण दे रहा है उत्तल। तो उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा कैसा होता है,
धनात्मक होता है। यहीं पर यदि दर्पण अवतल रहता तो -16 हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 16। 70 देख लिया जाए। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो समतल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक, उत्तल में भी हमेशा काल्पनिक, अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न 71 के तरफ। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होती है? अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कई गो नियम? 2 गो नियम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 72। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और किलोमीटर में कहेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 3 × 10⁵ कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। कांच में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होता है? तो प्रकाश का चाल किन किन बातों पर निर्भर करती है देख लिया जाए। जैसे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। इसीलिए सबसे अधिक प्रकाश का चाल किधर होता है? किसमें होता है? निर्वात में होता है। और सबसे कम प्रकाश का चाल हीरा में होता है, क्योंकि सर्वाधिक अपवर्तनांक पारदर्शी पदार्थ में किसका होता है? सबसे अधिक हीरा का ही होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो प्रश्न कह रहे हैं कांच में प्रकाश का चाल कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीटर में कहेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो देख लिया जाए क्या नियम कहता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन आने पर अभिलंब की ओर, और सघन से विरल के तरफ आने पर अभिलंब से क्या होगा? वही सरल से यदि सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब की दूर जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह, जो अपवर्तक सतह होता है, जब अपवर्तक सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, तो प्रकाश की किरण लंबवत जब भी पड़ेगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 76 देख लिया जाए प्रश्न कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना तथा पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किस घटना के कारण होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 78 कि स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को कहा जाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। sin I/sin R आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78 79 देख लिया जाए। 79 नंबर प्रश्न कांच की आयताकार सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत जो दूरी होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे ये वाला कांच का एक सिल्ली हो गया, इसमें प्रकाश प्रवेश किया तो सबसे पहले विरल से सघन में आया तो अभिलंब की
और मुड़ेगा ही, उसके बाद फिर ये सघन हुआ, सघन से विरल जाने पर हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए जैसे प्रकाश, फिर यहाँ सघन हुआ, हाँ तो चला जाए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि कांच की सिल्ली में जब प्रकाश प्रवेश किया तो सबसे पहले विरल से कहाँ आया, सघन में आया, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, फिर सघन से विरल में जाना है तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो यही जो होता है कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और अपवर्तित जो निर्गत किरण होता है उसके बीच जो लंबवत दूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, यानी साइड बाई साइड कितना विस्थापित हुआ उसे ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो 79 का कौन सा सही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा कि प्रिज्म के दो अपवर्तक फलकों के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो जो भी अपवर्तक फलक होते हैं, एक फलक जहां से प्रकाश प्रवेश किया और दूसरा फलक जहां से प्रकाश निकला, उसे ही अपवर्तक फलक कहा जाता है। जैसे ये वाला प्रिज्म हुआ ना, तो प्रिज्म का जहां से एक प्रकाश प्रवेश किया और जहां से एक प्रकाश बाहर निकला उसे ही हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं। तो अपवर्तक सतह के बीच में जो कोण होता है उसे हम लोग किस कोण के नाम से जानते हैं, प्रिज्म के कोण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखा जाए कि साधारणतः प्रयुक्त कांच के समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुजाकार यदि प्रिज्म रहेगा तो उसका ऑटोमेटिक अपवर्तक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 60 नंबर। 82 नंबर देख लिया जाए कि प्रिज्म से गुजरने पर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो प्रिज्म से गुजरने पर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखा जाए, जिस उत्तल लेंस की एक सतह समतल तथा दूसरी सतह उत्तल हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस कहा जाता है। चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहा जाता है। तो लेंस का जो भी वृत्तीय परिधि होता है उसके व्यास को क्या कहा जाता है, तो लेंस का हो जाएगा द्वारक सॉरी, लेंस का द्वारक हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न की तरफ। 85 नंबर प्रश्न कह रहा कि पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 87। 87 नंबर प्रश्न देखा जाए कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से प्रथम मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी, यानी प्रथम फोकस दूरी कहा जाता है। और प्रकाशीय केंद्र O से F2 के बीच दूरी को द्वितीय फोकस कहा जाता है। 88 नंबर प्रश्न देखा जाए। 88 नंबर प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लिया जाए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस प्रकार की होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 89 का बी। 90 देख लिया जाए कि किरण आरेख खींचते समय प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद तो प्रकाशीय केंद्र O के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो इसका 90 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। 91 नंबर देख लिया जाए कि जब वस्तु
उत्तल लेंस तथा उसके फोकस f1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु उत्तल लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र O है तथा उसके f1 फोकस f1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 91 का A आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। 92 देख लिया जाए कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के एकदम समान बनता है। उत्तल दर्पण में जैसा प्रतिबिंब बनता है वैसा अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा 92 का, बी हो जाएगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। 93 देख लिया जाए, लेंस सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लेंस सूत्र कौन सा होता है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। वही दर्पण सूत्र कह देता तो कौन सा हो जाता, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 93 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो बड़ा उलझा है। तो देख लिया जाए कि लेंस सूत्र कौन होता है, यह वाला लेंस सूत्र और यह वाला दर्पण सूत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44, बोलिए लेंस के लिए आवर्धन। तो लेंस का आवर्धन जो होता है, लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है, जबकि दर्पण का आवर्धन m क्या होता है, -v/u होता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 95 की तरफ। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है कि लेंस के आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। तो आवर्धन जब भी ऋणात्मक होगा, आवर्धन जब भी ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा किस परिस्थिति में बनता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब उल्टा बनता है, काल्पनिक होता है तो सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन देख लिया जाए कौन सा सही होगा, उल्टा वास्तविक। तो वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 96 देखा जाए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर सी होता है, मीटर इनवर्स। तो क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f। 1 क्या, यदि मीटर में कहे तो 1/f, जो फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है। मीटर यदि ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, मात्रक मीटर इनवर्स। और यदि सेंटीमीटर, मीटर ना देके सेंटीमीटर में दिया रहे तो लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 97, प्रश्न संख्या 97 कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो कितना दिया है क्षमता, लेंस का क्षमता कितना दिया है, +2 दिया है। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f होता है। 1/f होता है, किस चीज़ में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो क्षमता सेंटीमीटर में 100/f होता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 98 कह रहा है कि यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो क्षमता p। तो सेंटीमीटर में यदि फोकस दूरी दिया हुआ है तो p बराबर क्या हो जाता है, 100/f हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा उसमें, और p 100/f, p बराबर 100/f। 99 नंबर प्रश्न देखा जाए, 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम यदि कह दे तो सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का, निर्वात का 1, हीरा का 2.4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होता है। 100 नंबर प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 101, कि लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस का क्षमता p बराबर क्या होता है, 1/f। मतलब कि फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब फोकस जितना अधिक होगा लेंस का क्षमता क्या होगा, उतना ही कम होगा।
तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोकस दूरी के दुगनी गलत हो जाएगा, फोकस दूरी के बराबर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। 102 देख लिया जाए कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो जब किसी लेंस को हम पानी में डालते हैं तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? अधिक हो जाता है। तो इसका 102 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका क्षमता कम पानी में डालने पर क्षमता घट जाता है और फोकस दूरी क्या होता है? पानी में डालने पर बढ़ जाता है। 103 नंबर प्रश्न की तरफ चला जाए। 103 कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ ही प्रयुक्त होगा, तो अपारदर्शी पदार्थ कौन सा हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। 104 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 105 नंबर प्रश्न देखा जाए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक स्नेल के दूसरे नियम से आता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 106 देखा जाए। मानव नेत्र का आकार लगभग कैसा होता है? तो मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है। 107 नंबर देखा जाए। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी सफेद मोटी और अपारदर्शी परत को क्या कहते हैं? तो नेत्र लेंस का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। इसका काम क्या है? नेत्र के अंदर जो भी सेंसिटिव पार्ट है उसे सुरक्षा देना। नेत्र के अंदर के अंगों को सुरक्षा देना इसका काम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 108 कह रहा कि श्वेत पटल जो नेत्र गोलक होता है, श्वेत पटल के आगे जो उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, यानी नेत्र जो गोलक हुआ उसके आगे एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। और कॉर्निया से ही होकर सबसे पहले प्रकाश आंखों में प्रवेश करती है। यदि प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ दे कि मानव नेत्र के किस भाग से सर्वप्रथम प्रकाश आंखों के अंदर प्रवेश होता है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कॉर्निया से ही। 109 नंबर देख लिया जाए कि कोरवाइड के आगे वाली परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, उसे क्या कहा जाता है? तो कोरवाइड जो आगे चलकर नेत्र में जो कोरवाइड है आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। कोरवाइड आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाती है, जबकि आगे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। पीछे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। और आइरिस ही जो है वह नेत्र के अंदर कितना प्रकाश प्रवेश करेगा, इसके मात्रा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इस आइरिस के द्वारा ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइरिस का काम क्या हो गया? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना। चलते हैं अगले प्रश्न 110 की तरफ। मानव नेत्र का लेंस किस पदार्थ का होता है? तो मानव नेत्र का लेंस ऑप्शन नंबर सी जिलेटिन जैसा पारदर्शी और मुलायम पदार्थ का होता है। 111 नंबर प्रश्न। नेत्र लेंस को लटका कर रखने का कार्य कौन करता है? तो जो सिलियरी मांसपेशियां हैं उससे जुड़ा हुआ नेत्र लेंस होता है। और तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 112 नंबर। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत जिस पर प्रकाश पड़ने से संवेदना उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे ही रेटिना कहा जाता है। और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा भी होता है, परंतु हमें मस्तिष्क को आभास वह प्रतिबिंब सीधा के रूप में होता है। चलते हैं 113 नंबर प्रश्न की तरफ। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच
कौन सा द्रव भरा होता है? तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच द्रव जो होता है उसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहा जाता है। और कचाप द्रव किसके किसके बीच में होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा हुआ रहता है उसे कचाप द्रव कहा जाता है। 114 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कचाप द्रव। 115 नंबर प्रश्न चलते हैं। आंख में शटर की तरह कौन कार्य करता है? तो शटर की तरह हमारा पलक काम करता है। 116 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंखों में जाने वाली प्रकाश के परिमाण यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? यानी कि आंख के अंदर कितना मात्रा में प्रकाश जाएगा उसका नियंत्रण कौन करता है? उसका नियंत्रण करता है आइरिस। आइरिस किसे नियंत्रण करता है? जो सिकुड़कर और फैलकर प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। 117 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेज रोशनी में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज रोशनी में आंखों को कम प्रकाश का जरूरत पड़ेगा तो पुतली क्या होगा? अपना आकार छोटा कर लेगा, तो सिकुड़ जाती है और छोटा हो जाता है। 118 नंबर प्रश्न देखा जाए, किसी वस्तु का रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 119 आंखों की सिलियरी पेशियां के तनाव के घटने बढ़ने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो फोकस दूरी में नेत्र अपना फोकस दूरी में परिवर्तन करने का जो क्षमता होता है उस क्षमता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सामंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। इसी सामंजन क्षमता की वजह से दूर के वस्तु और नजदीक के वस्तु को कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख पाता है। 120 नंबर प्रश्न की तरफ, ये एक सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना हो जाएगा? अधिकतम दूरी हो जाएगा अनंत। 121 नंबर प्रश्न देखा जाए कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, तो दूरबिंदु अनंत हो जाएगा। 122 जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वो किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट वाला देखेगा, दूर वाला नहीं देखेगा। तो 122 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष होने का प्रमुख कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष होने का प्रमुख कारण क्या है? पहला नंबर पहला नंबर क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का जरूरत से क्या होना? अधिक लंबा हो जाना। लंबा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाता है। दूसरा कारण क्या होगा कि नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 124, निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र में दूर स्थित वस्तु से आने वाली समानांतर किरणें रेटिना के कहाँ फोकस हो जाती है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का वस्तु देखेगा लेकिन दूर का वस्तु जो भी है, दूर के वस्तु से आने वाली प्रकाश यह रेटिना पर ना फोकस होकर कहाँ हो जाएगी? रेटिना से थोड़ा पहले फोकस हो जाती है। इस वजह से हमें दूर के वस्तु स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाते हैं। तो 124 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? रेटिना के सामने और रेटिना से थोड़ा सा पहले। 124 का सी हो जाएगा। 125 देखा जाए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस वाले चश्मा का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस या अपसारी लेंस। एक 126 नंबर प्रश्न, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कहाँ की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती? तो दूर वाला में दूर को देखेगा, नजदीक वाला नहीं देखेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 127 देख लिया जाए, दूरदृष्टि दोष होने का मुख्य कारण क्या है? तो दूरदृष्टि दोष होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा कि नेत्र गोलक जो है उसे थोड़ा सा चपटा हो जाना। पहला कारण होगा नेत्र गोलक का चपटा हो जाना और नेत्र लेंस का फोकस बढ़ जाना। तो इसका 127 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक
पतला हो जाना। नेत्र लेंस जब आवश्यकता से अधिक पतला होगा तो फोकस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 128 देख लिया जाए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस। 129, उम्र बढ़ने के साथ सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है, कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? समंजन क्षमता घट जाने से वह व्यक्ति ना ही स्पष्ट रूप से दूर का वस्तु देख पाता है, ना ही स्पष्ट रूप से निकट का वस्तु देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग किस दोष के नाम से जानते हैं? जारा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। 130 नंबर प्रश्न कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए किस तरह का लेंस का उपयोग हो जाता है? बाइफोकल लेंस का। एक ही चश्मा में उत्तल और अवतल दोनों तरह के लेंस का उपयोग होता है। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गर्म हवा और ठंडी हवा, गर्म हवा और ठंडी हवा के अपवर्तनांक में क्या अंतर होता है? तो पहले देखा जाए कि गर्म हवा जो होता है उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व थोड़ा सा ठंडा हवा की अपेक्षा कम होता है। तो घनत्व कम होगा तो अपवर्तनांक भी ऑटोमेटिक कम होगा। तो 131 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। गर्म हवा का अपवर्तनांक ठंडी हवा की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा कम होता है। 132 नंबर प्रश्न देखा जाए, तारों का टिमटिमाना किस घटना का परिणाम है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना वाला घटना होता है। 133 देख लिया जाए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण समय में कुल कितना अंतर होता है? तो समय में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। सूर्योदय में 2 मिनट और सूर्यास्त में 2 मिनट। 134 नंबर प्रश्न देखा जाए कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया? तो सूर्य का जो प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। इससे संबंधित प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन ने। 135 देख लिया जाए, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। जैसे लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसका विचलन कम होगा, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो विचलन अधिक होगा। अगले प्रश्न की तरफ, श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम प्राप्त करने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, तो बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होगा। लाल का विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी का विचलन सबसे कम होता है। ये वाला गलती है, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, विचलन अधिक नहीं होता है। बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे कम होता है। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 137 नंबर देख लिया जाए प्रश्न कि कांच में किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम और किस रंग की चाल सबसे अधिक होती है? तो कांच जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकाश अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका चाल क्या होगा? कम होगा। तो इसका ऑप्शन देख लिया जाए, लाल का कम, तो ये तो गलती हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश का चाल अधिक होना चाहिए। दूसरा देख लिया जाए ऑप्शन, बैगनी रंग का चाल सबसे कम होता है, यह सही है, और लाल रंग के प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 138 नंबर देख लिया जाए कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक लाल का, सबसे कम बैंगनी का। 139 नंबर, एक एंगास्ट्रोन का मान मीटर में कितना होता है? तो एक एंगास्ट्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 140 प्रश्न कह रहा, वर्षा होने के बाद आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष जो बनता है उसमें तीनों परिघटना सम्मिलित होती है।
प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। कौन सा हो जाएगा इसका 140 का? 140 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ होगा। चलते हैं 141 नंबर प्रश्न की तरफ। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी सूक्ष्म कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने की, यानी विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 142 नंबर देख लिया जाए प्रश्न। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा 142 का टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव का घटना कहाँ देखने के लिए मिलता है? जैसे किसी छिद्र से रूम के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश का पथ जो दिखाई देता है वो टिंडल प्रभाव का ही घटना को दर्शाता है। जैसे जंगल, घना जंगल में देखने पर जो प्रकाश वृक्षों के पत्तियों से होते हुए जो प्रकाश का पथ दिखाई देता है वह भी टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 141। वायुमंडल न होने पर आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। अब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें कैसा आकाश दिखाई देगा? एकदम पूरी तरह से काला दिखाई देगा। 144 नंबर प्रश्न देख लिया जाए कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है इसके बारे में देख लिया जाए। क्योंकि अलग अलग रंगों का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्ध्य अलग होगा तो विचलन भी भिन्न भिन्न होगा। जौना में सबसे अधिक विचलन कौन हो जाएगा? सबसे अधिक विचलन बैगनी और सबसे कम विचलन लाल। तरंगदैर्ध्य पूछ देगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य, तो अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का। 145 नंबर प्रश्न देखा जाए। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र कैमरा के भांति कार्य करता है। 146 नंबर देख लिया जाए कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र के कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन मस्तिष्क का आभास कैसा होता है? सीधा आभास होता है मस्तिष्क को। 148 नंबर प्रश्न की तरफ चला जाए। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जब भी बनता है सूर्य जो निकला हुआ रहता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न देखा जाए। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत? तो तारे के टिमटिमाने का व्याख्या यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। 150 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वह आइरिस होता है, और आइरिस अपारदर्शी भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितालिका या आइरिस। 151 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। परमाणु का केंद्रीय भाग जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, तो जहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु जो बाहरी कक्षा में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 152 तरफ चला जाए। 152 प्रश्न कह रहा है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच के छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो कांच के छड़ को यदि रेशम के कपड़ा पर रगड़ा जाए तो कांच के छड़ पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? कांच के छड़ पर धन आवेश, और रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। चलते हैं 153 नंबर प्रश्न की तरफ कि एबोनाइड की छड़ को ऊन से रगड़ने पर एबोनाइड के छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? तो एबोनाइड के छड़ पर यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। 154 नंबर प्रश्न देखा जाए। भौतिकी के किस नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है? तो इस नियम को क्या कहा जाता है? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार
आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर होता है सिर्फ। 155 नंबर प्रश्न, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से चला जाता है। तो विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चालक पदार्थ कहते हैं। 155 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 156 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक चालक का उदाहरण है? तो चालक का उदाहरण कौन सा पदार्थ हो जाएगा? इनमें मानव शरीर, कांच चालक का उदाहरण नहीं है, बोनाइड भी नहीं है, सूखी हवा भी चालक का उदाहरण नहीं है। 157 देख लिया जाए, आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनंत पर किसी बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो अनंत पर किसी बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान हमेशा कितना होगा? 0 के बराबर होगा। 159 देख लिया जाए, यदि एकांक धन आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में W कार्य किया गया, कार्य कितना किया गया? W किया गया, इसको Q को लाने में, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? W/Q, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 160 नंबर प्रश्न देखा जाए कि 1 जूल प्रति कूलॉम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 1 जूल प्रति कूलॉम को वोल्ट के भी नाम से जाना जाता है, 1 वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है? W/Q। तो यदि 1 जूल रहे, 1 आवेश और 1 वोल्ट, तो 1 वाट हो, 1 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 161। 161 कह रहा है कि विद्युत विभव के मात्रक वोल्ट का नाम किस इटली के वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? इसका क्या हो जाएगा? ई अलेसांद्रे वोल्ट्रा के नाम के सम्मान में वोल्ट रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 162 देख लिया जाए, एक अनावेशी यानी कि आवेशहीन वस्तु का विद्युत विभव क्या होता है? तो जिस पर किसी तरह का आवेश नहीं होता है, उस पर उसके विद्युत विभव का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 163 देख लिया जाए कि धन आवेश सदैव स्वतंत्र छोड़े जाने पर किस दिशा में प्रवाहित होता है? तो धन आवेश किस दिशा में प्रवाहित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और यहीं पर यदि इलेक्ट्रॉन कह देता, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में प्रवाहित होता है? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 164। तांबे के तार से जोड़ दिए जाने पर 2 धातु के गोले के बीच इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बी से ए की ओर होता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा, चलिए ठीक है, देख लिया जाए। यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो किधर से किधर हो रहा है? बी से ए की तरफ हो रहा है। तो अब देखा जाए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? निम्न विभव, और ए क्या हो जाएगा? उच्च विभव। तो ऑप्शन नंबर 164 का बी हो जाएगा कि ऋणावेशित निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। 165 नंबर देख लिया जाए, किसी रासायनिक सेल में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है? तो रासायनिक सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह से होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी। 166 देखा जाए, 2 या 2 से अधिक सेलों का समूह, 2 या 2 से अधिक सेलों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 167, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से
टी समय में यदि Q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटा टी, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या हम लोग कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा टी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, तो धारा कौना से, आमीटर से, धारा आमीटर से, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 169 देख लिया जाए। एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में एमीटर को तथा समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को। 170 देखा जाए कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने वाले यंत्र वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर। 171 देखा जाए, ओम के नियम के सत्यापन प्रयोग में विभवांतर भी एक्स अक्ष तथा धारा आई वाई अक्ष पर लेकर खींचा गया ग्राफ कैसा होता है, तो भी क्या होता है, समानुपाती आई का होता है। जब समानुपाती जब भी होता है तो दोनों के बीच में जब भी ग्राफ बनेगा, भी को एक्स माना और भी को एक्स माना, आई को वाई माना, तो इन दोनों के बीच में जब भी ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 172 देख लिया जाए कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, तब धारा का विरोध करता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। 172 का सी। किसी चालक के विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित आई के अनुपात किसके बराबर होता है, तो ओम के नियम के अनुसार भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि भी और आई के अनुपात, भी आई इधर आने पर भी बटा आई बराबर क्या हो जाए, आर। तो भी और आई के अनुपात को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आर प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 174 प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। 175 किसी तार की लंबाई एल बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध आर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है समानुपाती एल बाई ए होता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, तार का लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो तार होता है, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो इसका देख लिया जाए 175 का कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोध। किसी तार की लंबाई एल बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 175 का बी हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। 176 देखा जाए, किसी चालक तार का प्रतिरोध आर निम्नलिखित में से किन कारक पर निर्भर करता है, तो तार का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। ये लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा। तार के मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। चालक के ताप तथा पदार्थ की प्रकृति पर यह भी हो जाएगा। तीनों सही, तो कौन सा हो जाएगा, किस बात पर निर्भर नहीं करता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिपथ में लगे स्विच के रंग पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यहाँ देख लिया जाए चालक के तार, चालक के ताप, तो किसी भी चालक के ताप बढ़ने पर प्रतिरोध के मान में कैसा परिवर्तन आता है, तो ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन प्रश्न पूछ देगा कि अर्धचालक, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन आता है, तो अर्ध चालक के ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 177 प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर होता है। 178 देख लिया जाए कि सभी धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है, तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा इसमें हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 79 एक ही में दे दिया है। श्रेणी क्रम समूहन में जुड़े प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध, तो यदि श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध आर बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जितना प्रतिरोध रहेगा उतना हो जाएगा। और समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा गया है तो R बराबर 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, जितना प्रतिरोध जुड़ा रहेगा उतना तक हो जाएगा। चलते हैं 181 प्रश्न की तरफ कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध में समान रूप से क्या बहती है। तो श्रेणी क्रम सम्मोहन जब भी होता है तो उसमें धारा समान बहती है और समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगा हुआ रहता है उसमें विभवांतर समान होता है। 182 नंबर देख लिया जाए। समानांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या समान होता है। तो यहाँ पर कौन चीज समान होता है, समानांतर क्रम में रहने पर विभवांतर समान होता है। 183 नंबर देख लिया जाए कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में यदि एक प्रतिरोध को काट दिया जाए तो तार काट दिया जाए या तार टूट जाए तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, जब प्रतिरोध ही टूट गया या तार ही टूट गया तो धारा प्रवाहित बिल्कुल भी नहीं होगी, तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 183 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 184 देख लिया जाए कि जूल के नियमानुसार यदि धारा तथा समय नियत रहे, धारा समय नियत रहे तो उत्पन्न उष्मा, तो जूल के नियमानुसार किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा का मान I² RT के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि धारा तथा समय नियत रहे तो उत्पन्न उष्मा R के यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा, प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा, यानी प्रतिरोध जितना बढ़ेगा उष्मा का मान उतना ही बढ़ेगा। 185 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर किसमें मापी जाती है। तो विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर, विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को क्या कहते हैं प्रश्न कह रहा। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। 185 का बी हो जाएगा। 186 देख लिया जाए। विद्युत शक्ति P का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति P का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 187 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा कितने जूल के बराबर होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यावसायिक उपयोग में 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है। तो सामान्य भाषा में उसे 1 किलोवाट आवर ऊर्जा को 1 यूनिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 189 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। 190 प्रश्न देख लिया जाए। विद्युत फ्यूज तार का निर्माण करने के लिए किन किन धातुओं के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो किन किन धातुओं के मिश्रण से विद्युत फ्यूज बना हुआ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना हुआ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 191। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देख लिया जाए विद्युत शक्ति जो होता है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का क्या होता है, P बराबर, फॉर व्यंजक कौन कौन सा होता है। तो P बराबर क्या होता है, IP होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है, V की जगह पर I भी रखा जा सकता है। V तो क्या हो जाएगा, P बराबर I इंटू IR, मतलब P बराबर I²। R भी एक व्यंजक प्राप्त हो जाता है। और एक व्यंजक कौन सा प्राप्त होगा, P बराबर V² बटा R भी प्राप्त होगा। तो कौन सा प्राप्त नहीं करता है। तो इसमें ये वाला दोनों प्राप्त नहीं होता है। V² बराबर R होता ही है और I भी होता ही है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, C D दोनों। 192 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 192 कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा। तो जूल के नियमानुसार उत्पन्न उष्मा H बराबर I²
RT होता है। तो धारा का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो धारा का मान दुगना करने पर H का मान क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 193 देख लिया जाए, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो कौन वाला बल्ब तेज जलेगा। तो 193 का कौन सा हो जाएगा, 40 वाट वाला बल्ब क्या देगा, अधिक प्रकाशित होगा, अधिक जलेगा। 194 देख लिया जाए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से विद्युत आवेश कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा बराबर Q बटा क्या होता है, T होता है। तो कौन कौन चीज़ दिया है, समय दिया हुआ है और धारा दिया हुआ है। धारा कितना है 0.2 एम्पियर, समय कितना दिया हुआ है 5 मिनट, इसको सेकंड में बदलने पर 5 गुने 60 बराबर Q। 5 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 को 0.2 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा और 60 को 60 यानी कि कितना कूलम आवेश आ रहा है, 60 कूलम आवेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 195 की तरफ चलते हैं। आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध कितना होगा, यानी जोड़ने के बाद उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 195 का बी 0.01 आर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 196। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगना मोटा, तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा। पहला तार क्या है, दुगना मोटा है, तो प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/4, 1:4 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 196, ये प्रश्न संख्या 197। ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है। तो अचर राशि क्या होता है, प्रतिरोध होता है। V समानुपात I, V बराबर क्या हो जाता है RI यानी IR। तो इसमें अचर राशि कौन सा होता है, प्रतिरोधी अचर राशि होता है। BI का अनुपात एक अचर राशि प्राप्त होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं 198 नंबर प्रश्न की तरफ। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितना होता है। तो शुष्क कागज का प्रतिरोधकता 10 के पावर 10 से लेकर 10 के पावर 12 ओम मीटर के आसपास होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 12 ओम मीटर। 199 देख लिया जाए, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। 199 का ए हो जाएगा। 200 देख लिया जाए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 201 देख लिया जाए, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में किस तरह का परिवर्तन आता है। तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा घटता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 1 जूल का मान किसके बराबर होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, तो 1 जूल का मान किसके बराबर होगा, 1/4.18 भाग देने पर कितना आएगा, लगभग इसका मान ये वाला 0.24 के आसपास आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 203 कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वह जस्ता का बना होता है और धन इलेक्ट्रोड जो होता है वह कार्बन का बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 205 देखते हैं प्रश्न कि चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है क्या कहलाता है। जहां पर चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है उसे हम लोग
ध्रुव के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 205 देख लिया जाए। स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का दक्षिणी दिशा की ओर संकेत करने वाला ध्रुव को क्या कहते हैं? तो जो ध्रुव दक्षिणी दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। जो उत्तर की तरफ संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ 206। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो चुंबक का जो दोनों ध्रुव होता है उसे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 207। सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी प्रतिकर्षण करते हैं, तथा विजातीय क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित और आकर्षित किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। 208 देख लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होता है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, यह किस तरह का पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 209 देख लिया जाए प्रश्न। प्रयोगशाला में चुंबक और उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त कंपास सुई किस पदार्थ का बना होता है? तो जो कंपास सुई होता है, चुंबकीय कंपास सुई, वो अनुचुंबकीय पदार्थ का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 210 देख लिया जाए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ पर जाती है? तो देख लिया जाए, एक जो चुंबक होता है, छड़ चुंबक, इससे चुंबकीय रेखाएं भी निकलेगी। तो चुंबकीय जो रेखाएं हैं वह किस दिशा की ओर जाती हैं? तो नॉर्थ पोल यानी कि जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव के दिशा में चुंबकीय ध्रुव जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर किस दिशा में जाती है? दक्षिणी ध्रुव के दिशा में जाती है। परंतु एक और प्रश्न पूछ देगा कि चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वह किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जाती है? चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 211 देख लिया जाए। 211 कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबक के बाहर कहेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और चुंबक के अंदर यदि कहेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न 212। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार के वक्र निरूपित करती है? तो यह एक सतत बंद वक्र निरूपित करती है। 213 नंबर प्रश्न देखा जाए। जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वह चुंबकीय क्षेत्र, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी वहाँ पर क्या होगा? अधिक होगा। 214 नंबर प्रश्न देखा जाए। चुंबक के किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है? तो चुंबक के जो ध्रुव होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 215 नंबर प्रश्न देखा जाए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती है? तो चुंबकीय जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 216 देख लिया जाए। आस्टेट के प्रयोग में जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होकर लगभग कैसी हो जाती है? तो चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित होकर लगभग तार के लंबवत हो जाती है। तो 216 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 217 देख लिया जाए। आस्टेट के प्रयोग में धारा की दिशा उलट देने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप की दिशा भी क्या होता है? उलट जाता है, पहले से विपरीत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विक्षेप की दिशा पहली बार की अपेक्षा विपरीत हो जाती है। 218 नंबर देखा जाए।
दीवार में छिपे धारावाहिक तार का स्थान निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दीवार में छिपे धारावाहिक तार का स्थान निर्धारण करने के लिए वही जो चुंबकीय सुई है उसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चुंबकीय सुई को विद्युत धारा के क्षेत्र में लेकर जाने पर वह क्या होगा, थोड़ा सा विचलित होगा। 219 देख लिया जाए। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग है? तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम देख लिया जाए क्या है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है यदि हम किसी तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा जो है, जो दाहिने हाथ में पकड़ते हैं तो अंगूठा जो है, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है, तो मुट्ठी का जो भी उंगली है, दाहिने हाथ का जो मुट्ठी का उंगली है, वह मुट्ठी का उंगली चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दर्शाएगा। यदि ये वाला अंगूठा किस चीज का दिशा दर्शाता है, धारा का दिशा दर्शा रहा है, तो उंगली किस चीज का दिशा दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दर्शा रहा है। तो 219 का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? 219 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा की दिशा से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा? तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और बाकी उंगली जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। चलते हैं 221 प्रश्न की तरफ। पास पास लपेटे गए विद्युत रोधी चालक तार के बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहा जाता है? तो 221 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिनालिका कहते हैं। 222 धारावाही परिनालिका किस चुंबक की तरह व्यवहार करती है? तो धारावाहिक जो परिनालिका है वह क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। 223 देख लिया जाए कि धारावाही परिनालिका का उपयोग करके किसके क्रोड में नरम लोहे की छड़ रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिनालिका के भीतर, वहां पर नरम लोहा रख के विद्युत चुंबक बनाया जाता है। 224 विद्युत चुंबक की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो विद्युत जो चुंबक होता है उसका मुख्य विशेषता होता है कि धारा प्रवाहित होने तक चुंबकत्व विद्यमान रहेगा और धारा का प्रवाह खत्म होने पर चुंबकत्व उसका खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 225 देख लिया जाए कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग होता है। 226 देख लिया जाए विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है? तो जो विद्युत चुंबक बनाते हैं उसके चुंबकत्व की तीव्रता किस किन बातों पर निर्भर करती है? परिनालिका के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करती है, प्रवाहित धारा के परिणाम पर भी निर्भर करती है। जितना धारा अधिक प्रवाहित होगा चुंबकत्व अधिक होगा। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 227 देख लिया जाए किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर बल की दिशा किन दो राशियों की दिशा पर निर्भर करती है? तो 227 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशा पर निर्भर करती है। 228 देख लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, जिसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी तीनों उंगली को इस प्रकार रखा जाता है कि तीनों एक दूसरे के समकोण पर हो। तो उसके बाद जो तर्जनी बताता है, तर्जनी जो उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और जो मध्यमा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है
विद्युत धारा की दिशा बताता है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताता है, और जो अंगूठा होता है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल का दिशा दर्शाता है। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल का दिशा बताता है। तो 228 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 228 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। 229 देख लिया जाए कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा बताती है? तो तर्जनी किसका दिशा बताता था? तो ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। और धारा का दिशा कौन बताता था? मध्यमा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल का दिशा बताता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 30। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में मध्यमा किसकी दिशा बताता है? तो इसका मध्यमा धारा की दिशा बताता है। 231 देख लिया जाए, यदि ऊर्ध्वाधर तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर हो, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बल की दिशा क्या होगी? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार बल का दिशा कौन हो जाएगा? तो दक्षिण की ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 232 देख लिया जाए, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 233 देख लिया जाए, विद्युत मोटर में शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की बनी कुंडली को क्या कहते हैं? तो तांबे के तार का बनी कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि आर्मेचर किस पदार्थ का बना हुआ होता है? तो वहां पर तांबा हो जाएगा, तांबे का बना हुआ आर्मेचर होता है। 234 देख लिया जाए कि जब किसी बंद लूप और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो लूप में क्या उत्पन्न होता है? तो लूप में क्या उत्पन्न होता है? 234 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। 235 देख लिया जाए, प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तित करने पर द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित होने की परिघटना को क्या कहते हैं? इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। 236 देखा जाए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। 237 देखा जाए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है? तो अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। 237 के बी हो जाएगा, चालक के गति की दिशा। 238 देख लिया जाए, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जो जनित्र है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। 239 नंबर प्रश्न देखा जाए, भारत में घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली विद्युत धारा जो एसी होता है, वोल्टेज और आवृत्ति कितना हो? तो वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट, और आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 240 देखा जाए, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त विद्युत विनिमय तार जो लाइव वायर होता है, उदासीन वायर होता है तथा अर्थ वायर होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो जो लाइव वायर होता है, जीवित तार भी जिसे कहते हैं, जीवित तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और उदासीन जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और भू जो अर्थ होता है, अर्थिंग दिया जाता है, भू तार का रंग कैसा होता है? उसका रंग हरा होता है। तो लाल, काला, हरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 241, घरेलू परिपथ में सभी विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो सभी विद्युत उपकरण घरेलू परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न 242 की तरफ, कि जब परिपथ में जो लाइव वायर होता है
और उदासीन तार आपस में संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस घटना को हम लोग लघु पतन कहते हैं। 243 देख लिया जाए। परिपथ में लगे उपकरणों को चालू या बंद करने के लिए प्रयुक्त स्विच हमेशा किस तार में, तो स्विच को किस तार में जोड़ा जाता है, हमेशा लाइव वायर में ही जोड़ा जाता है। जो गर्म तार होता है उसी में जोड़ा जाता है, विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। 244 देख लिया जाए कि विद्युत फ्यूज के तार के पदार्थ की क्या विशेषता होती है। तो विद्युत जो फ्यूज होता है उसके तार का विशेषता क्या होता है, उसके बारे में देख लिया जाए। तो विशेषता होता है कि प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि किसी विशेष परिस्थिति में वह तार टूट जाए, शॉर्ट सर्किट वगैरह होने पर वह तार क्या हो, टूट जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 244 का 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा। 245 कह रहा है कि ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 246 ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत वह है, तो ऊर्जा का कौन सा अच्छा स्रोत है जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में विशाल मात्रा में कार्य करे, यह भी सही है। सुलभ और परिवहन आसान हो, यह भी सही है, और सस्ता भी हो। तो इसका उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। अच्छा ऊर्जा उसे ही माना जाएगा जो कम मात्रा में अधिक ऊर्जा दे, जो सुलभ हो और तथा सस्ता भी हो। 247 नंबर प्रश्न देखा जाए। ऊर्जा के पुनः उत्पादन न किए जा सकने वाले सीमित स्रोत को क्या कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का पुनः उत्पादन ना किया जा सके उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो 247 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा उसको कहा जाता है। 248 देख लिया जाए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, कोयला भी जीवाश्म ईंधन का ही उदाहरण है, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन का ही उदाहरण है, और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन का ही उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 249 देखा जाए कि वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की अवरक्त किरणों को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह सूर्य में स्थित अवरक्त किरणों को क्या करती है, अपने अंदर सोख लेती है, जिसकी वजह से गर्मी क्या होता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है वायुमंडल में। 250 देख लिया जाए। तापीय शक्ति संयंत्र में किसका उपयोग करके वाष्प बनाई जाती है। तो जो तापीय शक्ति संयंत्र होता है उसमें जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला वगैरह हुआ है उसे उपयोग करके जल का क्या किया जाता है, वाष्प बनाया जाता है, और वह जल वाष्प को टरबाइन से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से विद्युत का निर्माण होता है। 251 देखा जाए। जलमग्न वनस्पतियों के अनाक्सी अवस्था में सड़ने पर कौन सी ग्रीन हाउस गैस अत्यधिक मात्रा में बनती है। तो 251 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीथेन गैस अत्यधिक मात्रा में बनती है। 252 देख लिया जाए। लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाने पर जल तथा वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, और अवशेष के रूप में क्या बचते हैं। तो अवशेष के रूप में क्या बचते हैं, चारकोल बचते हैं, उसमें से नमी निकल जाती है, और जो भी वाष्पशील पदार्थ होता है वह निकल जाता है, और बचता कौन है, चारकोल बचता है। 252 देख लिया जाए। 252 कह रहा है बायोगैस में मुख्यतः कितने प्रतिशत तक मीथेन होता है। तो बायोगैस में 75% मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 254 देख लिया जाए कि पवन चक्की के टरबाइन को चलाकर उपयोगी कार्य करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए। तो पवन चक्की से विद्युत उत्पादन के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पवन चलना चाहिए, उसके बाद ही पवन चक्की से विद्युत का निर्माण हो सकता है। 255 देख लिया जाए। 255 किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवन चक्की का देश किस देश को कहा जाता है, डेनमार्क को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 256 देखा जाए। सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से
किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 257 देखा जाए, सौर सेल का जो पैनल होता है, पैनलों में विभिन्न सौर सेलों को आपस में जोड़ने के लिए किस महंगी धातु का उपयोग होता है? तो सौर सेल का जो पैनल होता है उसे जोड़ने के लिए चांदी धातु का उपयोग किया जाता है। 258 देख लिया जाए, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन पर अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है, तथा नाभिकीय विखंडन के आधार पर सिद्धांत पर कौन काम करता है? परमाणु बम। परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन, और जहाँ पर हाइड्रोजन बम कहेगा नाभिकीय संलयन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 259 कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी अभिक्रिया होती है? तो सूर्य और तारों में यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में 4 हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होकर हीलियम नाभिक का बनना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन जो है संलयित होकर 2 गो हीलियम नाभिक का निर्माण करता है और अधिक मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लास आप लोग का यहीं पर खत्म हुआ। धन्यवाद।